हुँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज आलम और आप देख रहे हैं फार्मा रत्ना वार्तालाप। जी हाँ, फार्मा रत्ना वार्तालाप, पहले इसका नाम था पीआर टॉक शो, लेकिन अब फार्मा रत्ना चूँकि ट्रेडमार्क है, तो फार्मा रत्ना वार्तालाप हमने कर लिया है। होप कि आपको पसंद आएगा और फार्मा रत्ना 2025 में भी फार्मा रत्ना वार्तालाप हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशंस पे, यानी इसका एक टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम हमने रखा है फार्मा एक्सपोर्ट ऑपरेशंस। फार्मा एक्सपोर्ट ऑपरेशंस में हम क्या बात करने वाले हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बताएँगे, लेकिन उसमें हम 4 सवाल करने वाले हैं। पहला सवाल है कि हाउ टू एंटर इंटू फार्मा एक्सपोर्ट, कोई भी नया बंदा कैसे एंटर कर सकता है एक्सपोर्ट में। दूसरा है हाउ टू सर्वाइव, सर्वाइवल इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। फिर हम आते हैं तीसरा सवाल लेकर के कि हाउ टू ग्रो इन फार्मा एक्सपोर्ट, और तीसरा के बाद चौथा सवाल जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सवाल है, वो है हाउ टू एक्सेल इन फार्मा एक्सपोर्ट। इस 4 सवाल के इर्द-गिर्द हमारी सारी चीज़ें घूमेंगी। अब जल्दी-जल्दी हम चीज़ों को ले लेते हैं, लेकिन ध्यान से आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आज जो हम बताने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ मैंने सीखी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। पहले मैं बता दूँ कि मेरी जो एक्सपीरियंस या क्वालिफ़िकेशन क्या है। मैंने बी-फार्मा किया हुआ है और एमबीए है। एमबीए ड्यूअल स्पेशलाइज़ेशन है एचआर एंड इंडस्ट्री मार्केटिंग में, और हमने मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी किया हुआ है इग्नू से, और 2 किताबें भी लिखी हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। और एक्सपोर्ट का हमारे पास में रेगुलेटरी का, फार्माकोविजिलेंस, सारी चीज़ का एक्सपीरियंस तो है ही है, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल का भी। तो हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चीज़ हम बताएँगे कि ग्लोबल फार्मा मार्केट साइज़ क्या है। तो 1.67 ट्रिलियन का है। इसमें 3 किंग हैं। पहला किंग है अमेरिका, जिसके पास में 662 बिलियन का मार्केट है और 41.5% शेयर है। दूसरा जो बड़ा किंग है वो है चाइना, जिसके पास में 125 बिलियन का मार्केट है और करीब-करीब 8% उसका मार्केट शेयर है। और तीसरा जो सबसे बड़ा किंग है, जो हम खाते हैं दवाइयाँ, जिससे जान बचती है, जिसको लाइफ सेवर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, जिसको संजीवनी बूटी बोलते हैं पूरी दुनिया का, उसका नाम है इंडिया। और इंडिया का जो मार्केट साइज है वो 65 बिलियन डॉलर का है, और शेयर की बात करें तो करीब 4% उसका शेयर है मार्केट में, चाइना का आधा। ये तो एक हमारा टॉपिक हुआ। अब हम आते हैं कि आरबीआई ने अभी बताया है 2025 में कि हर इंडियन पे 4,80,000 का कर्ज है। और ये कर्ज अदा कैसे होगा? वो एक्सपोर्ट से ही हो सकता है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कर्ज ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप ये बताएं कि ये 4,80,000 एक बंदे पे है, और हमारी जो आबादी है वो 1.47 बिलियन है। बहुत ज़्यादा है। अब आगे देखते हैं इसको कैसे हम कवर अप करेंगे। फार्मा में प्रमोशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रमोशंस के लिए 2 टूल हैं, एक नॉन एक्सटेंडेड है और एक्सटेंडेड है। नॉन एक्सटेंडेड में क्या होता है? प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री में जा रहे हैं। अगर आप सीआईएस मार्केट में जा रहे हैं तो आपको इंजेक्शन लेके जाना पड़ेगा। अब अगर अफ्रीकन मार्केट में जा रहे हैं तो मोस्टली ओरल फॉर्मुलेशंस लेके जाना होगा। तो कंट्री और कंटिनेंट वाइज भी प्रोडक्ट वेरी करते हैं और प्राइस भी वेरी करते हैं। अब आप बात कर लें अफ्रीकन मार्केट की, तो वो सेलर मार्केट है, वहाँ की प्राइस थोड़ी हल्की होगी। अब आप सीआईएस की मार्केट की बात कर लें तो वहाँ पे बायर मार्केट है, वहाँ का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा। अब इसी तरह से प्रमोशन कैसे करेंगे? प्रमोशन दोनों कंट्री में अलग-अलग तरीके से होगा। कन्वेंशनल भी है, नॉन कन्वेंशनल भी है, थोड़ा लोकल भी है, इन्वॉल्व होंगे। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कैसे रखते हैं, ठीक है? फिर आपकी आती है लास्ट जो पॉइंट आता है कि अवेलेबिलिटी कैसे कराएँगे आप? तो अवेलेबिलिटी तो नेचुरली है कि आप उसके लिए प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर प्लांट रजिस्टर्ड है तो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन बहुत ईज़ी हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों के इर्द-गिर्द हम घूमेंगे। ये चार्ट हमारा नॉन एक्सटेंडेड था। अब एक्सटेंडेड की तरफ हम आ रहे हैं। एक्सटेंडेड में बहुत सारे लोगों को पता होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पैकेजिंग। पैकेजिंग को कहते हैं आउटर क्वालिटी। इनर क्वालिटी अगर मेडिसिन है, तो आउटर क्वालिटी जो है वो पैकेजिंग है। पैकेजिंग आपको डिफरेंशिएट करती है आपके कॉम्पिटिटर से। तो पैकेज की क्वालिटी कैसी है, उसका लुक कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, कितना इनोवेटिव है, बहुत मायने रखते हैं। पैकेजिंग के साथ-साथ देखते हैं कि प्रोसेस और सर्विस प्रोडक्शन कैसा है। दूसरा पी आता है कि आपके पास में अगर आपको कोई क्वेरी आती है, उसका कैसे जवाब देते हैं? सेम डे देते हैं, दूसरे दिन देते हैं, इंटीमेट करते हैं, नॉन इंटीमेट करते हैं,
वो ईमेल से देते हैं और कभी-कभी भूल भी तो नहीं जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और टाइमली दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, उतने कैपेबल हैं कि नहीं है, उतना एक्सपीरियंस, उतना एक्सपोज़र आपके पास है कि नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट करता है। तो उसके बाद आता है कि पीपल, आपके साथ में लोग कैसे हैं? कितने पढ़े-लिखे लोग हैं? कितने रिलेवेंटली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हैं? कितने एक्सपोज़र है उनको? कितने अच्छे रिलेशंस उनका मार्केट में है? कल को कुछ भी अगर आपको चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए तो क्या उनका वो आउटसोर्स कर सकते हैं? उनको कुछ सर्विसेज़ चाहिए तो क्या आउटसोर्स कर सकते हैं? वो खुद करने में कितना सक्षम है? तो पीपल बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ-साथ देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है? आज के डेट में अगर मान लिया आपको इज़राइल या ईरान में बिज़नेस करना है और एक्सपोर्ट करना है, तो आप करने से कंसाइनमेंट भेजने से डरेंगे। क्योंकि कभी भी इज़राइल अटैक कर सकता है ईरान पे और ईरान भी कभी भी मिसाइल छोड़ सकता है कि मिसाइल वाली कंट्री है वो। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो पेमेंट टर्म्स क्या है? पेमेंट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सपोर्ट में कि 30% है, 50% एडवांस है, क्या है? कोई-कोई कंट्री तो 90-90 डेज़ माँगते हैं, कोई 60 डेज़ भी माँगते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप उसमें कैसे एडजस्ट करते हैं अपने आप को, क्योंकि बैक एंड पे आप परचेज़ कैसे कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखते हैं कि पीपल्स के प्रेफ़रेंसेस क्या होते हैं। आप अगर इंडिया में माल बेचना चाहेंगे, तो आप इस तरह के कलर को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि गिरवा रंग यहाँ पे एक रिलिजियस कलर होता है, लोग इसको पसंद करते हैं। आप अरब कंट्रीज़ में अगर जाएँगे तो ग्रीन कलर आपका वहाँ ज़्यादा बिकता है। पहले कभी आप पुरानी बातें मैं बता दूँ आपको, आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। गणेश घी सऊदी अरबिया भेजा गया था, लेकिन वो चला नहीं, क्योंकि उसमें गणेश जी की मूर्ति थी। और वहाँ पे कोई भी इमेज अगर लगा कर के आप भेजेंगे, चाहे वो भगवान का हो, चाहे किसी और इंसान का भी हो, वो चलेगा नहीं वहाँ पे, वो घी चला नहीं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रेफ़रेंसेस क्या होंगे उस कंट्री का, उस कंट्री को लाइकिंग और क्या है, कलर का पसंद क्या है, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या-क्या हैं। चैलेंजेस की तरफ हम आ रहे हैं, तो चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंजेस है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। आज के डेट में हम उज़्बेकिस्तान को लेते हैं क्योंकि बहुत बर्निंग है। अगर एक प्लांट को रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वहाँ पे, आप मान के चलें कि अगर 1-2 लाइन है तो $1,00,000 का तो लग ही जाएगा, ऑफ़िशियल अनऑफ़िशियल मिला कर के। अनऑफ़िशियल का मतलब ये नहीं होता रिश्वत होता है, और फिर अनऑफ़िशियल का मतलब ये भी होता है कि आपके साथ कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं, आपके खर्चे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, इधर-उधर सब चीज़ खर्चे हो जाते हैं। थोड़ी शॉपिंग-शॉपिंग भी करानी पड़ती है, ओके? तो ये खर्चे तो होते हैं। अगर आपके लायंस ज़्यादा हैं, आप मान के चलें कि $2,00,000 $3,00,000 भी हो सकते हैं। एक प्लांट का खर्चा ये होता है, और एक प्रोडक्ट का अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उज़्बेकिस्तान में, तो $10,000 है। और $10,000 ऑफ़िशियल है, 10,000 अनऑफ़िशियल भी मान लें। अनऑफ़िशियल का मतलब 10,000 ही नहीं हो सकता, वो 50,000 भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको। अगर उसने बायोकेमिकल स्टडी माँग ली तो $25,00,000 हो गया सीधा-सीधा। अगर उसमें फार्माकोविजिलेंस के में पीएसवीआर, आरएमपी और पीएसएमएफ माँग लिया, तो आप समझ लो कि $3,00,000 3,00,000 उसके भी हो गए। फिर अगर बायोइक्वलेंस के साथ-साथ अगर उसने रेफरेंस स्टैंडर्ड माँग लिया, तो अगर 1 सॉल्ट है तो 1,00,000 मान के चलो, 2,00,000 भी हो सकता है वो। इम्प्योरिटीज़ माँग ली तो उसके अलग होंगे, रेसिडुअल सॉल्वेंट माँग लेंगे तो अलग हो जाएँगे। अगर क्लोज़ पार्ट डीएमएफ माँग लेंगे तो अलग हो जाएँगे, एएमवी माँग लेगा, सीडीपी माँग सकता है, कुछ भी माँग सकता है वो। तो ये समझ लो कि ये एक प्रोडक्ट का जो रजिस्ट्रेशन फीस अगर 10,000 है, ये मेबी कि $50,000 तक भी जा सकता है, एक प्रोडक्ट का। 10 प्रोडक्ट लेके आएँगे तो आप देख लिया, अपना फाइनेंशियल बजट बना लें, आप कितना खर्च कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं टाइमलाइन, टाइमलाइन बहुत ज़्यादा है भाई। ये 1 साल से 1.5 साल और 2 साल भी हो जाता है। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करेंगे, तो एक प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में कम से कम 5 करोड़ लगते हैं, ओके? हम आगे आगे की तरफ देखते हैं कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग अगर अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे 400 मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी हैं और हर साल 10% बढ़ रहे हैं। अब आप देखें नाइजीरिया को, नाइजीरिया में अब ये भी 1 तारीख को यानी 1 जुलाई को एक 8 महीने के बाद में डोज़ियर सबमिशन एक्सेप्ट हो रहा था। 1 मिनट के लिए उन्होंने ऑनलाइन साइट को ओपन किया और बंद कर दिया। 6,000 वहाँ पे इम्पोर्टर हैं, जबकि उन्होंने एक लोगों ने भी जमा नहीं किया, लेकिन बैकडोर से सारे जमा हो गए। अनऑफिशियली, ऑफिशियली जो भी रिलेशन नुमा करके उन्होंने अपना काम सीधा कर लिया। और सारे इम्पोर्टर्स जो थे मेन बेचारे, और जो एक्सपोर्टर थे वो मुँह में घी जमाते रह गए बेचारे। आगे की तरफ हम चलते हैं कि और चैलेंजेस हमारे पास क्या हो सकते हैं। इंपोर्ट बैन तो देख ही लिया आपने, एक्सपोर्ट बैन हमारे महान एफडीए, इंडियन एफडीए वाले, सीडीसी वाले ने एक्सपोर्ट को ही बैन कर दिया है। एक्सपोर्ट को मतलब अगर आपके पास बैन ड्रग है या न्यू ड्रग है, तो उनमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांग लिया, मतलब एक्सपोर्ट बैन आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, इससे ओवरकम करना हमारा, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है, मैं ज़्यादा दोबारा अपना मुंह काला नहीं करूंगा इस पर आकर के बात करके। आते हैं बारकोड पे। अब बारकोड भी लग गया है, और बारकोड इतना चैलेंजिंग हो गया है। एक तो पहले बारकोड खरीदें, फिर बारकोड को प्रिंट कराएं, फिर पेस्ट कराएं, ऊपर नीचे नहीं हो, वो प्रिंट होने के बाद में वो स्कैन भी बराबर करे। अगर एक भी स्कैन नहीं होगा तो आपका कंसाइनमेंट गया पानी में। आगे चलते हैं।
विजिबल पार्टिकल्स को का आजकल क्वेरी बहुत आने लगा है इराक में, उज़्बेकिस्तान वगैरह में, और बड़ा चैलेंजिंग है। कंसाइनमेंट फेल कर देते हैं। इसमें ना इंडियन एफडीए को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, वो तो समझें। इंपोर्टर एक्सपोर्टर इतनी ज्यादा बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो तो संज्ञान ले सकते हैं ना, लेना भी चाहिए। फिर आगे आके हम देखते हैं कि गाइडलाइन चेंजेस। अब उज़्बेकिस्तान की ही बात करें, गाइडलाइन में हमने जमा किया कि 4 मॉड्यूल गाइडलाइन था, और उसके बाद जमा करने के बाद में हो गया 5 मॉड्यूल्स। अब 5 मॉड्यूल्स हो गया तो आपको पुराने वाले तो गए पानी में पैसे। अब फिर दोबारा से जमा करो, फिर दोबारा से टाइम टूम सब लगाओ। हम आते हैं, बात करते हैं बहुत महान हस्ती जिसको कहते हैं फार्मेक्सिल। फार्मेक्सिल आज के डेट में क्या करती है? बोलती है कि हम आप प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो भी 50% देंगे, प्लांट रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो भी 50% डिस्काउंट देंगे, अगर आपको क्लिनिकल ट्रायल बायोकलेंस वगैरह करना उसमें भी हम 50% देंगे। लेकिन देते ही नहीं है वो, ये कहते हैं 1% लोगों को वो देते हैं। वो 1% लोग जो होते हैं वो उनके अपने आसपास के मेंबर्स होते हैं, या बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्किल के लोग होते हैं, वो किसी को नहीं देते। हमें तो आज तक नहीं दिया। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक, गवर्नमेंट बोलती है कि ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देंगे अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। भाई समझने की जरूरत है, अगर हम 1 रुपए में खरीद रहे हैं और 1.5 रुपए में बेच रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ले लिया हमने। वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। आप ये देखो कि हमने खर्चे कितने किए हैं, वो खर्चे को भी तो जोड़ेंगे ना हम। अगर 30% हमने अपने खर्चे जोड़े हैं तो आप 30% को, हम तो 35 और 40% अगर प्रॉफिट रख रहे हैं तो हमने रखा क्या, 10% प्रॉफिट रखा। तो ये प्रॉफिट और खर्चे दोनों को जोड़ेंगे तभी हमारी प्रॉफिट दिख रही है, हमारी प्रॉफिट दिख रही है। तो गवर्नमेंट को ये समझने की जरूरत है। जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और जो इस तरह की चीजें बता रहे हैं गवर्नमेंट को, ये प्रॉफिट ज्यादा ले रहे हैं, इनको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दो, तो उनको ये बता देना चाहिए कि उनको एक्सपोर्ट समझ में नहीं आता है और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की सैलरी ले रहे हैं, और वो गलत लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है। हमारे पास में लास्ट सवाल आता है कि क्या हम डिपार्टमेंट्स, यस, अगर हम फार्मा में एक्सपोर्ट और फार्मा एक्सपोर्ट में अगर हम एक्सेल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? देखिए, बता दूं सबको कि हमारे पास में डिपार्टमेंट चाहिए, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट चाहिए, हमारे पास में रेगुलेटरी डिपार्टमेंट चाहिए, हमारे पास में क्यूए क्यूसी का डिपार्टमेंट चाहिए, हमारे पास में पीवी का यानी फार्माकोविजिलेंस का डिपार्टमेंट चाहिए, हमारे पास में क्लिनिकल ट्रायल और देखने के लिए क्लिनिकल डिपार्टमेंट चाहिए, लीगल का डिपार्टमेंट चाहिए, लॉजिस्टिक्स के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट चाहिए, और उसको अपॉइंट करने के लिए इन सबों के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट चाहिए। अब आप देखें कि काम आसान नहीं है। अगर हम एक एक को हम समराइज करने जाएंगे तो बहुत डिटेल में आपको बताना पड़ेगा हमारे को कि एक एक डिपार्टमेंट में कितनी कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और एक्सपोर्ट में आप ये जाने कि आर्टवर्क है, आर्टवर्क का ट्रांसलेशन भी होता है। ट्रांसलेशन ही नहीं होता है, आपका जो अप्रूव्ड आर्टवर्क होता है और जो आपका नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स होता है, जब कमर्शियल कंसाइनमेंट जाते हैं तो वो भी देखना पड़ता है कि वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारे साथ हमारा एक्सपीरियंस में मैं शेयर कर रहा हूँ। 2 साल एक्सपीरियंस, 2 साल शेल्फ लाइफ लिखा हुआ था और बन के माल चला गया 3 साल का। साल भर अटका रहा माल उज़्बेकिस्तान में, और वेयर हाउस के पैसे भी खर्चे किए और बहुत बुरा हाल हो गया। कमाई तो छोड़ दो, घर से खूब घाटे उठाए। तो ये एक्सपोर्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। फार्मा एक्सपोर्ट लिक्रेटिव है, डॉलर में पैसे आते हैं, खूब कमाई होता है, लोगों को ये पता है। लेकिन चैलेंजेस क्या है लोगों को नहीं पता है। चैलेंजेस बहुत जरूरी है, उसके लिए कितने डिपार्टमेंट्स की जरूरत है, उसके कितने बजट की जरूरत है, कितना एक्सपीरियंस एक्सपोजर की जरूरत है, कितने रिलेशंस की जरूरत है। अब उसके साथ साथ देखिए, मैन्युफैक्चरर्स आज के डेट में ऐसे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स भी बैठे हुए हैं मार्केट में जो आपके बिजनेस को चपत कर जाते हैं। आप एक्सक्लूसिव साइन करके आते हो, ऑर्डर लेके बैठते हो $5-5 लाख का, जब लेके बैठते हो तो पता चला उसने किसी और के साथ में साइन कर दिया। तो हमारे एक दोस्त को मैंने बताया, यार कितने लोग चीट करने वाले भी लोग आ गए मार्केट में। तो वो बताते हैं यार, उनको किसी ने बोला यार वो ना हम इंडस्ट्री छोड़ना चाहते हैं, यहाँ इंडस्ट्री में ईमानदारी नहीं है। उसने बोला यार तुम इंडस्ट्री छोड़ने की बात करते हो, हम तो दुनिया ही छोड़ने की बात करते हैं, हम इतने चोट खाए हुए हैं। तो हर जगह से चैलेंजेस है, लेकिन उस चैलेंजेस में ही जो जीतेगा वही है सिकंदर। और बिजनेस सिस्टम बनाना पड़ता है, सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि ब्रांचेस में फ्रूट होते हैं, आप देख लीजिएगा, ब्रांचेस में फ्रूट होते हैं। आपकी टीम आपके पास होनी चाहिए, आपका डिपार्टमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट नहीं है, अच्छे टीम नहीं है, आपके पास फ्रूट्स नहीं होंगे, वो मुरझाए मुरझाए फ्रूट्स होंगे। तो ज्यादा अच्छे ब्रांचेस होंगे, ज्यादा अच्छे लोग आपके साथ होंगे, तो आपका ट्रंक यानी आपका नीचे का जो तना होता है वो बहुत स्ट्रांग होगा, यानी आप एक स्ट्रांग कंपनी बन के उभरेंगे और जो चाहेंगे आप वो कर लेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आपके कोई सवाल है आप बताएं। एक्सपोर्ट ऑपरेशंस में, फार्मा एक्सपोर्ट ऑपरेशंस में आपको कुछ भी समझना है, कुछ भी कर रहे हैं, आप डिस्कशन करें। हम हर सवाल का जवाब देंगे। अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो वो भी हम देंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।